अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत ख़ास बात है। ये बहुत ख़ास बात ताल्लुक़ रखती है आपके प्रोडक्ट टेबल से, उस प्रोडक्ट टेबल से जिसके हर एक एलिमेंट के बारे में आप यकीनन अपनी केमिस्ट्री की तमाम किताबों में पढ़ते हैं। और अगर सारे एलिमेंट्स के बारे में ना भी पढ़ें तो कुछ नॉमिनेटेड एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, लाइक सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, लाइक कार्बन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, ऑक्सीजन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बोहाइड्रेट्स में, अमाइंस में, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये तो तमाम एलिमेंट्स की आप बात करते हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि इन एलिमेंट्स को दरअसल हम कैटेगराइज कैसे करते हैं। इन एलिमेंट्स को किसी जगह पर कैटेगराइज करके जो टैबुलेटेड फॉर्म है उसे हम क्या कहते हैं, या ये तमाम के तमाम अगर आपको दिए जाएं तो आप इनको किस तरह असाइन करेंगे, भाई किसके बाद कौन आना चाहिए। तो पहले तो इसका क्राइटेरिया कोई जज होना चाहिए कि हम कौन से एलिमेंट को पहले और कौन से एलिमेंट को बाद में रखें। ठीक, यानी हम किसी चीज की अगर अरेंजमेंट की बात करते हैं तो पहले सबसे छोटा हो, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। ये आमतौर पे हम सोचते हैं क्योंकि उसकी वजह ये हम स्टेट्स की एग्जांपल हमेशा लेते हैं, 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड्स आप जा रहे हैं ऊपर। तो इसी तरीके से अगर एलिमेंट्स की बात की जाए तो पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट बहुत मैटर करती है। उस एलिमेंट के बारे में क्या क्या चीजें बताती है, मैं आपको कुछ खास खास बातें उनके बारे में बताता हूँ। उसकी रिएक्टिविटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसकी पोजीशन, एग्जिस्टेंस, ये तमाम वो चीजें जो हम किसी एलिमेंट के बारे में सिर्फ एक बात से, उसके नाम से, उसकी पीरियोडिक टेबल की लोकेशन से जानते हैं। दरअसल ये तमाम बातें हमें किसी एलिमेंट से ताल्लुक रखने यानी उसके बारे में जानने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को जानने के लिए बहुत जरूरी है। तो जब हम किसी भी एलिमेंट की लोकेशन की बात करते हैं तो हमें जरूरी ये पता होना चाहिए कि दरअसल वो है कहां पर, हम उसे कैसे टैबुलेटेड फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, किसके बाद रखेंगे, किससे पहले रखेंगे। तो ये जो चीजें तमाम हम सोचते हैं, बनाते हैं, इस पूरी चीज को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। तो ये जो टर्म आप छोटी सी देखते हैं अपनी किताबों में अक्सर लिखी होती है कि जनाब ये है पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल क्या चीज है, ये पीरियोडिक टेबल क्यों कहलाता है। सबसे पहले तो ये खास बात क्या है, टैबुलेटेड फॉर्म में होता है, ये इसलिए टेबल कहलाता है। ठीक है, दूसरी खास बात, पीरियोडिक क्यों कहते हैं, इस प्रॉपर्टी के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन ध्यान में रहे कि हमारा टारगेट दरअसल उसको ये कहना है कि हम क्यों कहते हैं पीरियोडिक। हम कुछ और भी तो कह सकते हैं। क्या टर्म्स खत्म हो गई इंग्लिश में? नहीं, टर्म्स बहुत सारी हैं, लेकिन टेक्निकलिटी की वजह से हम उसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो चैप्टर के आखिर में और टॉपिक के आखिर में, या यूं कहें कि सब टॉपिक के आखिर में, आप जिसको जो कहना चाहें वो कह सकते हैं, सबसे आखिर में इन तमाम चीजों को जो हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, आप यकीनन इस काबिल होंगे किसी भी एलिमेंट को डिफाइन कर सकें वो वहां पर पोजीशन में पीरियोडिक टेबल में क्यों है, और पूरे पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट किस बेस पे की गई है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एलिमेंट कहां पर मौजूद है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, तमाम चीजें आप जान सकेंगे। लेकिन याद रहे कि पीरियोडिक टेबल की जो अरेंजमेंट है, उसकी जो मॉडिफिकेशन है और जो एलिमेंट्स की उसमें प्लेसमेंट है, उसको बहुत शुरुआती दौर से हम लेके चलेंगे। 1829 से इस काम का आगाज हुआ। 1829 से पहले भी हुआ था, लेकिन टाइमलाइन में हमें साइंस की जो मिलती है मैक्सिमम डेट, मिनिमम डेट, वो कहलाती है 1829। तो 1829 से आगाज करेंगे और फिर देखेंगे कहां कहां तक हमें कौन कौन से एलिमेंट और कौन कौन से साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया, कहां पर क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या एडवांटेजेस थे, क्या डिसएडवांटेजेस थे, और फाइनली हम कौन से लॉ को, कौन सी चीज को, कौन से पीरियोडिक टेबल को मानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक, जिसको हम कहते हैं, हम इसे कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहली चीज अबाउट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जो आपको नजर आती है, जो आपको मिलती है, उसे हम कहते हैं डॉबेराइनर्स लॉ। डॉबेराइनर्स लॉ यानी डॉबेराइनर का कानून। किस कानून के तहत उसने काम किया, उसने क्यों किसी कानून को बीच में लाकर ये काम किया, क्यों कानून को अपने हाथ में लिया। तो आइए देखते हैं डॉबेराइनर्स लॉ किस चीज को डिफाइन करता है। पीरियोडिक टेबल के बहुत इनिशियल टाइम में जब हम बनाने जा रहे थे पीरियोडिक टेबल, हमें एलिमेंट्स को कैटेगराइज करना था, प्लेस करना था। डॉबेराइनर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ऐसा लॉ दिया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्राइड्स। सबसे पहले तो यहां देखें कि लॉ ऑफ प्राइड्स में हम क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉबेराइनर से कि उन्होंने क्या किया होगा। लॉ ऑफ प्राइड्स में जो टर्म आप ट्राई देखते हैं, ये टर्म ट्राई बड़ी इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे ट्राई का
जो लिटरल मीनिंग है वो हम लेते हैं 3। ठीक है, अब आप देखते हैं कि जब आप इसके लॉ की बात करते हैं तो लॉ भी आपके सामने, और लॉ क्या है? लॉ आपको बताते हैं इन द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स which are actually having almost identical chemical properties, the masses of those elements are either same, nearly same, or the mass of the middle element is approximately equal to the arithmetic mean of the 2 other elements। क्या मतलब कि ये जो लॉ आपके सामने है, इस लॉ को डिफाइन आप किस तरह करेंगे? सबसे पहली चीज जब हम कहते हैं ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये जो मैंने 3 एलिमेंट्स आपके सामने लिखे, इनकी खास बात क्या होनी चाहिए कि इनमें आपके पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के होने से अब आप इसको एक ग्रुप बना सकते हैं, 3 एलिमेंट्स का एक ऐसा ग्रुप जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर हो। ऑलमोस्ट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिमिलर तो देखें कुछ भी नहीं होता यूनिवर्स में, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर का मतलब ये होता है चलो एक आध पॉइंट जरा ऊपर नीचे, चलो मेल्टिंग पॉइंट जरा ऊपर नीचे, चलो बॉइलिंग पॉइंट ऊपर नीचे, या चलो डेंसिटी थोड़ी इसकी ज्यादा इसकी कम है, कोई मसला नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टी, हाँ भाई उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम है, ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, दोनों ही हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं, दोनों ही स्टीम से रिएक्शन करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ एन एलिमेंट, बट यू हैव टू कीप इन माइंड that there is a slight change between the chemical reaction of the 2 elements. Why? Because no element in the periodic table is a copy of another one. तो कोई एक एलिमेंट किसी और की कॉपी नहीं हो सकता, मैं किसी और की कॉपी नहीं हो सकता, आप किसी और की कॉपी नहीं हो सकते। हाँ, सिमिलर जरूर हो सकते हैं, तकरीबन मुमासलत हो सकती है, 99% हो सकती है, 1% नहीं हो सकती।